बोलिए आगे। देवराज, और भी कोई स्टूडेंट है? कैमरा ऑन कीजिए। अनुप्रिया, यस सर। क्या प्रीवियस चैप्टर में क्या चल रहा था प्रीवियस क्लास में? आई थिंक न्यू चैप्टर तो स्टार्ट नहीं किए थे, कर दिए थे आप लोगों को, सैलरी स्टार्ट कर दिए थे। यस सर। इनकम फ्रॉम सैलरी बताए तो उसमें क्या क्या बताए थे बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय? एम्प्लॉय कौन है? हु इज द एम्प्लॉय? सर ये सब तो नहीं बताया। वन सैलरी। यानी वो पर्सन को हम एम्प्लॉय कहते हैं। अनुप्रिया थोड़ा जॉब थोड़ा ये क्या कहते हैं, फ्रेश हो जाओ। आप लगता है सो करके ही उठी हो अनुप्रिया भी। ऐसे बाबू नहीं, नो क्लास, सर। क्लास में। हाँ, नंदिता, पूजा, पूजा आप बताओ, हु इज द एम्प्लॉय? चलो हम ही बता देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो अपना कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करता है और उस एवज में एक सर्टेन अमाउंट उस पर्सन से प्राप्त करता है, जिस पर्सन को हम लोग एम्प्लॉयर कहते हैं। यस या नो? यस सर। तो इसमें और क्या सब बताए थे? सर मीनिंग ऑफ सैलरी बताए थे। मीनिंग ऑफ सैलरी और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरी। चलो तो इसमें पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, फिर नोट्स आपको हम सेंड करेंगे, ठीक है ना। हाँ। इसका नोट सेंड किया आप लोगों को सैलरी चैप्टर का? नो। तो लगता है भूल गए थे आप लोग भी, याद नहीं दिलाती हो, हम तो भूल जाते ही हैं। मेरा तो भूलने का बहुत बड़ा आदत खराब है, सॉरी बाबू। ये देखो, एक बार हम लोग को जो भी स्टूडेंट है अगर इस तरह का देखिएगा तो थोड़ा हमको याद दिला दीजिएगा प्लीज, हम बुरा नहीं मानेंगे उसको, तुरंत इमीडिएटली हम आप लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा भूल जाते हैं। देखिए, हमने बताए थे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमने क्या बताए थे? ये बताए थे एन एम्प्लॉयर में बी एन इंडिविजुअल, अ फर्म, अ कंपनी एंड अदर फिनेंशियल अदर इंस्टीट्यूशन। यानी एक एम्प्लॉय जो होगा वो, सॉरी, एक एम्प्लॉयर जो होगा, देखो दो पॉइंट तो हम लोग को यहां पर समझ लेना है, सभी कोई ध्यान से देखिएगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कौन होता है। तो वो पर्सन जो एक सर्टेन अमाउंट पर काम करता है, उस काम करने वाले पर्सन को ही हम लोग एम्प्लॉय कहते हैं, और जो काम देता है या जो पेमेंट करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग एम्प्लॉयर कहते हैं। यस या नो? ये दोनों पॉइंट क्लियर है सबको? एम्प्लॉयर और यस सर। एम्प्लॉय, क्योंकि हम लोग सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब तक ये दोनों पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो समझ में आया, जो एम्प्लॉयर वो पर्सन होता है जो एक सर्टेन अमाउंट पर किसी भी पर्सन को हायर करता है। यस या नो? बोलो एक बार, रिपीट करो, उधर से सबको आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके। यस सर। तो ये जो कर रहा है एम्प्लॉयर जो होगा, वो आपको विभिन्न प्रकार के संगठन हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लो कोई फर्म है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, या कंपनी हो सकते हैं, या वो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं, या वो कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई अदर इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। अदर, बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको क्लियर? अदर इंस्टीट्यूशन में अब जैसे मान लो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट है, ठीक है, ये सब क्या होता है? एम्प्लॉयर होता है।
जैसे हम गवर्नमेंट नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी है, तो मेरे एम्प्लॉयर कौन है बताओ? या तो स्टेट गवर्नमेंट होगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, दो ही चीज होगा, ठीक है? या कोई जो कॉरपोरेशन, स्टेचुरी कॉरपोरेशन है वो हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, अब यही पर पॉइंट क्या है कि इन सभी पर्सनों यानी इस एम्प्लॉयर के द्वारा इस एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट किया जाता है या जो पेमेंट करने वाला होता है ना, जो भी अमाउंट पे करेगा वही क्या कहलाएगा? सैलरी कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आप असेसिंग ऑफिसर जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो यही कहता है कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है अकॉर्डिंग टू, बताइए, असेसिंग ऑफिसर जो उसको असेस करता है, ठीक है? कह रहा है क्या कि फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी टू अ क्लर्क और मैनेजर एंड वेजेस टू अ लेबरर। बोथ आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम अंडर द सैलरी, अंडर द हेड सैलरी। चाहे एक लेबरर के द्वारा जो भी मजदूरी प्राप्त किया जाता है वो इनकम फ्रॉम रिम्यूनरेशन, वो भी पारिश्रमिक पाता है, या किसी कंपनी का जो मैनेजर है वो जो पैसा लेता है, दोनों का अमाउंट जो टैक्सेबल होता है उस हेड को ही हम लोग कहते हैं इनकम अंडर द हेड, इनकम फ्रॉम क्या? सैलरी। यानी दोनों सैलरी हेड में ही जाता है। यस या नो? बताइए, इतना पॉइंट समझ में आया? दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट हमने क्या समझाए कि एम्प्लॉयर कौन होता है, तो वही आपको बताया, एम्प्लॉयर या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या तो कोई फर्म हो सकता है, या तो कोई कंपनी हो सकता है, या कोई अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब कहोगी बैंकिंग है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से चलता है। अब स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है, एलआईसी है, तो वो उसका अपना एक अलग एक्ट है, ठीक है? तो इस तरह से ये सब इंप्लॉयर हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सैलरी और वेजेस इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो इसलिए अंतर नहीं है कि अगर वो सैलरी प्राप्त करेगा तो भी टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड सैलरी में, और अगर वो वेजेस प्राप्त करेगा, मजदूरी प्राप्त करेगा, तो भी वो मजदूरी किसमें उसका टैक्सेबल होगा? इनकम अंडर द हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी में ही। दोनों पॉइंट क्लियर है? यस या नो? बताओ सभी कोई। यस सर। ओके, यस सर। अब थर्ड पॉइंट है, पॉइंट आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी एंड पेंशन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। क्या अगर विदेशी सरकार से हम सैलरी प्राप्त करते हैं क्या वो टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में? ये मेरा पॉइंट है। फिर से सुन लीजिए, ये आपको 3 पॉइंट बता रहे हैं। सैलरी एंड पेंशन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। यस, जो भी अमाउंट आप जनरेट करते हो, अगर कोई आपका बताए थे, रेसिडेंस चैप्टर पढ़ाए थे, याद करो, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़े थे। सर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट रिपीट कर देंगे ना? मान लो भारत सरकार का राजदूत है चाइना में, तो विदेश में प्राप्त करता है, वहीं पर उसको सैलरी मिलता है, तो क्या उसका टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा टैक्सेबल? यस सर होगा। यही चीज तो बता रहा है यहाँ पर, जो आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। चाहे आप सैलरी प्राप्त करो चाहे आप पेंशन प्राप्त करो, आपका वो क्या है? टैक्सेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम लोग को उस पॉइंट को समझना है। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, in the absence of employer and employee relationship, income shall not be taxable under the head salary.
बहुत क्लियर पॉइंट कर रहा है कि अगर वहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वो अमाउंट जो प्राप्त करेगा वो टैक्सेबल मतलब सैलरी हेड में नहीं होगा। एक चोर के द्वारा चोरी कर लेना, पैसा तो इनकम हुआ, तो क्या उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में दिखाएंगे जो चोर को सैलरी मिल रहा है? बोलो, नहीं होगा वो, क्योंकि वहां पर रिलेशनशिप नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो जहां पर रिलेशनशिप होगा वहां पर वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, और अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल तो होबे करेगा, चाहे कहीं ना कहीं किसी ना किसी हेड में होगा। क्या लगता है, चोर के द्वारा पैसा अर्जित कर लिया तो वो टैक्सेबल है? वो है टैक्सेबल, उसके लिए रूल रेगुलेशन है, ठीक है, लेकिन वो सैलरी हेड में नहीं होगा। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आया। फिर आप एक देखिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप में आ गया। कोई एमएलए है ना, कोई एमएलए है, तो क्या उसका सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा? दिस इज व्हाई दैट सैलरी रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो पार्टनर को सैलरी मिलता है, उसके बाद सैलरी और एमपीज एंड एमएलएज रिम्यूनरेशन टू अ प्रोफेसर फॉर डूइंग वर्क। एक प्रोफेसर के द्वारा जो एग्जामिनेशन वर्क, सर ये सब तो अदर सोर्सेज में होगा ना टैक्सेबल? हाँ यस, वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर पॉइंट क्या कर रहा है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जहां पर भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा वहां पर सैलरी होगा, और सैलरी होगा तो वो टैक्सेबल सैलरी हेड में होगा। लेकिन जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, अब एमएलए एमपी है तो उसका वो तो मेंबर ऑफ क्या, पार्लियामेंट। एमपी का मतलब यही नहीं होता है फुल फॉर्म जी। तो एक एमपी को जो सैलरी मिल यस रहा है, सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, एक एमएलए और की जो, एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये उसको जो पैसा मिलता है तो वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा, वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्योंकि वहां पर यहाँ पर क्या कर रहा है कि आर नॉट ट्रीटेड एज इनकम अंडर द हेड सैलरी, बिकॉज इन दिस केस देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बिटवीन गिवर ऑफ इनकम एंड रिसीवर ऑफ इनकम। चाहे तो पैसा देने वाला है या चाहे तो पैसा लेने वाला है, वो ना तो एम्प्लॉयर है और ना ही वो एम्प्लॉय है, इसीलिए यह सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। बताओ कितना पॉइंट हम लोग समझ गए? 5 पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी बाय द एम्प्लॉयर। अब ये पॉइंट क्या कहता है, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी बाय द एम्प्लॉयर and employee gets net salary from his employer after deduction some deduction। अब मान लो कि हम सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और मेरा जो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन था वो 30,000 मंथ था। सपोज करो सैलरी मेरा 60-70,000 रुपया है, 70,000 सैलरी है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन मेरा है आपको 5,000 रुपया मंथली, सिंपल। 50,000 सैलरी है, 5,000 कंट्रीब्यूशन है, मुझे मिला 45,000, तो क्या मेरा 45,000 पर टैक्स लगेगा? नहीं, मेरा जो टैक्स लगेगा उसमें जो भी डिडक्शन हुआ है काट करके ग्रॉस अमाउंट पर लगता है, यानी जो आपको बिफोर डिडक्शन था, यानी जो ग्रॉस सैलरी मतलब तो यही होता है कि जो बिफोर डिडक्शन था या जो शुरुआत में आपको टोटल मिला, क्या डिडक्शन हुआ क्या कटा उससे मतलब नहीं है। सैलरी हेड में जो टैक्सेबल होता है वो आपका ग्रॉस अमाउंट पर होता है, नेट अमाउंट पर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय गेट 2,72,000 in the previous year as net salary after deducting 45,000 of income tax। उसको एक एम्प्लॉय को 2,72,000 रुपया मिला 45,000 टैक्स देने के बाद। तो इसका मतलब है, ध्यान से समझना, जो 38,000 कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दोनों है, आप उसको ये देखो बोर्ड पर भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि उसको पैसा कितना मिला बताओ अनुप्रिया। एक एम्प्लॉय को क्या पैसा मिला? अनुप्रिया सिंह नहीं आई है, ओके आई सर। हाँ चलो कैमरा अपना ऑन करो अनुप्रिया। ऑन ही है सर, ऑन है। हाँ अब ठीक है, चलो ये देखो,
तो क्या करा है यहाँ पर, इसको ये नेट सैलरी मिला, कितना मिला, देखो ध्यान देना, नेट सैलरी कितना मिला उसको, 2,72,000। अब इसमें ये कंट्रीब्यूशन कर दिया था प्रोविडेंट फंड में 38,000 और इनकम टैक्स पेमेंट कर दिया 45,000। यही मेरा समझाना है कि प्रोविडेंट फंड और ये इन दोनों को कंट्रीब्यूट करने के बाद नेट, नेट मतलब क्या, उसको नेट पैसा मिला, ठीक है, नेट पैसा मिला कितना बताओ, 2,72,000। तो सैलरी हेड में जो टैक्सेबल होगा उसका, इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा 3,55,000। इट इज कॉल्ड ग्रॉस, है ना। टैक्स जब भी लगता है ग्रॉस सैलरी पर लगता है, कभी भी वो नेट सैलरी पर टैक्स नहीं लगता है। ये पॉइंट समझ में आया, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी बाय द एम्प्लॉयर। बोलो, जिसको नहीं समझ में आया जल्दी बोलना, नोट्स सेंड करेंगे सभी कोई, बढ़िया से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट, टैक्स फ्री सैलरी। हाँ बोलो सर, टेस्ट में कितना सिलेबस आएगा? नहीं सुने आवाज, फिर से बोलो। सर, टेस्ट में कितना सिलेबस आएगा? टेस्ट में तो आप लोग का हाउस प्रॉपर्टी एक तो कंफर्म है, और एक उधर से आपका थ्योरी दे देंगे, 2 चैप्टर होगा। चलो थ्योरी सर क्या चीज होगा? रेसिडेंस सर, हाउस प्रॉपर्टी तो फिर वैसे भी सिलेबस में नहीं है, तो उसको हटा दीजिए। सिलेबस में है, आप कैसे समझती हो सिलेबस में नहीं है? सर, सिलेबस में उतना डीप नहीं है जितना आपने पढ़ाया है। तो ठीक है, हम तो क्या हम करें, सिलेबस में तो वहां लिखा हुआ है, ये नहीं है उसमें हाउस प्रॉपर्टी, हाउस हाँ प्रॉपर्टी सर, कहीं चर्चा ही नहीं है। बुक में भी नहीं है। लेकिन हम लोग जहां तक AKU से प्राप्त किए हैं इंफॉर्मेशन, जहां तक हम लोग को मिला है, तो ये है सिलेबस में नहीं है सर। आप उसको क्या सर, आप उसको आराम से क्या करो, जो स्टडी करो बढ़िया से, जो पढ़ाए हैं, मेरा इतना टाइम हम उसमें, आप लोग भी टाइम दिए हैं, ऐसा नहीं है, सभी कोई बढ़िया से उसको पढ़िए, और रेसिडेंस का 1 चैप्टर हो जाएगा, 2 चैप्टर का तैयारी कीजिए। ये देखिए सभी बच्चे एक बार गौर से इसको सुनिएगा, लगभग सभी बच्चे आ गए हैं क्लास में, 39 स्टूडेंट हैं, हम बोलते जाते हैं, रोल नंबर वो है कि नहीं है क्लास में बताइएगा। रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 है, रोल नंबर 6, रोल नंबर 11, रोल नंबर 13। यस सर। रोल नंबर 11 कौन है? अंकित आनंद। यस सर। क्या आपने असाइनमेंट जमा नहीं किए? कोई बात नहीं, कर चुके हैं सर। कब किस पर किए हैं आप अंकित? ईमेल पे सर। ईमेल पर तो रहना चाहिए मेरा, वो हम तो चेक किए रात में। ओके, भेजा हुआ है सर, आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ नहीं, आप मुझे एक बार जो है सो इसको देखेंगे। अंकित आनंद, हम अभी जो जो बच्चा नहीं मेरे पास में है उसका नाम हम बोल रहे हैं, अंकित आनंद, उसका Yes, विक्रम कुमार, अमरजीत कुमार, कुमार उत्कर्ष, समीक्षा शाह, नैन्सी सिन्हा, आयुष राज, मिहिर कुमार झा, नीरज कुमार, प्रिंस पांडे, सनाया सिंह, रश्मि सिंह, अंकिता सिंह, हर्ष कुमार, अमीषा चतुर्वेदी। सर भेजे थे सर। कौन? हम भी भेजे थे सर। सर भेजे थे। सर हमने भेजे थे सर, सबका भेज चुके हैं सर। अब इसीलिए सब अब एक तरफ से ठीक है, रुक जाओ। उसके बाद वो प्रूफ है मेरे पास में रहेगा ना, आप लोग सभी को जितना अच्छा Yes, sir. कृतज्ञ राज, शुभम कुमार, जितना स्टूडेंट का हमने नाम लिए हैं, आप सभी स्टूडेंट पर्सनली हमको एक बार क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप में, आप लोग जिस व्हाट्सएप नंबर से भेजे हैं उसको एक बार हेलो करके मुझे लिखो। सर ईमेल पे भेजे सर, ईमेल पे भेजे तो ईमेल पर व्हाट्सएप पे भेजे कहाँ हैं?
अच्छा यस सर। ईमेल पे हम भी भेजे हैं यस सर। सर ठीक है ठीक है, एक बार सर, हम आप फिर WhatsApp फिर खोज से रहे हैं। देख लेंगे। चलिए कम टू द सर पॉइंट। 41 का है सर। हाँ कम टू द पॉइंट्स। इसमें 41 का जिसका नाम नहीं लिया उसका आ गया है मेरे पास, 41 का आ गया है। ठीक है सर। ठीक, चलिए सर मार्क्स नहीं बताइएगा। हाँ बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टैक्स फ्री सैलरी। सर कुछ पूछ रहा है सर। हाँ सर मार्क्स बता दीजिए सर असाइनमेंट का। नहीं अभी मार्क्स नहीं, मार्क्स आपको एग्जाम में पता चलेगा, जब एग्जाम का मार्क्स आएगा उसी के साथ आ जाएगा। ये देखिए अच्छा से लिख करके दिए, अच्छा ही नंबर आएगा, निश्चिंत रहो, चिंता नहीं करो उसमें, सर बाकी टीचरों ने बता दिया सर। सब बता दिए हैं। ठीक है यस सर सर। ईमेल चेक कर लीजिएगा सर, ईमेल पे सारा भेजा हुआ है। ओके। देखिए टैक्स फ्री सैलरी का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, जो टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये कहता है कि किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी एम्प्लॉय को दिया गया उस अमाउंट पर टैक्स ना लगे। सिंपल, टैक्स फ्री का मतलब यही हुआ कि वो अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं लगे। द मीनिंग ऑफ टैक्स फ्री सैलरी इज दैट द एम्प्लॉयर शैल पे इनकम टैक्स ऑन सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉयर ने ही उसको पेमेंट कर दिया, जो आपके लिए इनकम होता आपको टैक्स पेमेंट करने। सर इसका मतलब तो यही है ना कि एम्प्लॉयर ही एम्प्लॉय को मतलब उसका इनकम प्लस टैक्स दोनों पेड कर दिया वो। जी 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 जी, इसीलिए एम्प्लॉय को अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर क्या बोले सर? यानी वो पैसा, वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया तो वो टैक्स पेमेंट करके ही दिया। कि आपको टैक्स देना पड़ता तो चलिए आपके एवज में हम ही टैक्स पेमेंट कर देते हैं, टैक्स काट करके ही सैलरी मिला आपको, यानी नेट मिला। सर इसे तो डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं। टीडीएस, हाँ वो चैप्टर भी हम लोग को भी टॉपिक पढ़ना है। सर वही टॉपिक का तो आप डेफिनेशन दे रहे हैं। जी, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है तो उसके बाद का दिस अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शैल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी। अक्रूवल समझते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट में पढ़े होंगे अक्रूवल। यस सर, रेसिडेंशियल में भी पढ़े थे, डिम्ड एक्रूअल और अराइज इन इंडिया वाले में टॉपिक। Deemed to be accrued in India, but there is one exception of it. The salary paid by Indian government to citizen of India for servicing in foreign country shall be deemed to be accrued in India, although service have been rendered in abroad. इसका मतलब प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी क्या है, इसका मतलब जनरली द सैलरी इज डीम्ड टू बी अक्रूड एट द प्लेस वेयर द एम्प्लॉय रेंडर हिज सर्विस। अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि बाहर में रहता है, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ हिज सर्विस इन इंडिया एंड हिज पेंशन इज सेंट टू अब्रॉड टू हिम। यस सर, सर सैलरी रिसीव करेगा वो फॉरेन में, बट उसका टैक्सेबल होगा इंडिया में, मतलब उसको टैक्स इंडिया में। हाँ, यानी तो यूं कहे ना कि कोई इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन सिटीजन क्या किया, वो भारत में चंद्रगुप्ता, कैमरा आप ऑन कीजिए, आपका कैमरा ऑन नहीं है चंद्रगुप्ता। सभी का अटेंडेंस जो है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर हम आपके क्लास में कभी मिस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा अटेंडेंस नहीं बना। तो भाई क्लास में अगर आप लोग कैमरा ऑन नहीं करोगे तो फिर आप लोग का अटेंडेंस क्यों बनाए हम? सर आप अटेंडेंस लेते कब पता कहाँ चलता है? नहीं तो आपको हम जब बोल देंगे तब तो आप जाग ही जाइएगा, तब क्या मीनिंग इसका रह गया तब? नहीं नीतीश सर बता अब देते इसका हैं। हम लोग जो बोले हैं आप लोगों को कैमरा ऑन करने के लिए, आज जब हम अटेंडेंस के टाइम में बोल, इसका मतलब तो ये हुआ सर आप थोड़ी आप पढ़ाते रहिए, हम कैमरा बंद रखेंगे, जब आप कहिएगा तो फिर हम कैमरा ऑन कर लेंगे, मेरा अटेंडेंस बन जाएगा। मुझे भी तो नहीं पता सर, चलना सर कैमरा ऑन चाहिए। करता है सर, ठीक है, ऐप अपडेट हो गया है ना सर।
बाबू टीचर आर ऑल्सो एक्सपर्ट, आप ही एक्सपर्ट सिर्फ सर नहीं हो। नीतीश सर बता के लेते हैं सर, पूछ लीजिएगा नीतीश सर से। नीतीश सर बता देते हैं कि होम स्क्रीन पे आ जाओ। मैंने एग्जाम्पल देते हो तो नीतीश सर का हमको एग्जाम्पल दे रहे हो नहीं जी। सर पूछ लीजिएगा नीतीश सर, सारे बच्चे से पूछ लीजिएगा। ये तो गलत बात है। चलो सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत क्यों बात है। सर 2 मिनट सुनिए ना सर। यस, क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रही हूँ कि सर जो आपने सर फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था ना, आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, और सेकंड जो पढ़ाया था रेजिडेंस वाला, हाँ, सर वो दोनों दे दीजिए ना सर टेस्ट में। क्यों हाउस प्रॉपर्टी आप प्रैक्टिकल नहीं बनाई हो ना, इसीलिए आप इतना प्रेशर डाल रही हो क्या? नो सर बनाया मैंने सर, लेकिन फिर तब वो तीनों दोनों चैप्टर तो फाइनल में भी आएगा ना। तो तब तीनों चैप्टर दे देते हैं क्या? ठीक है, रहने दो। नो नहीं, सर। नहीं नहीं, दो ही दीजिए सर, दो ही दीजिए। आप लोग पढ़ाई तो थोड़ा करो, मेहनत करो ना। अभी पढ़ने का समय है, अभी नहीं पढ़ोगी फिर कब पढ़ोगी बताओ? अब हम लोग बताओ, एक समय हम लोग का भी था जो हम लोग भी 16-17 घंटा पढ़ते थे। अब देखो, अब तो 1 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ते हैं। सर हम लोग 16 5 घंटे में कवर कर लेते थे 16 घंटे का। सर क्लास सर में एक बार कैसे होता है? क्लियर बता दीजिए ना, दीजिएगा क्या टेस्ट में, एक बार क्लियर बता ये दीजिए। श्वेता सिंघानिया, ये बताओ श्वेता, श्वेता आप सर वो आवाज बैच सुन, 1 की है। ये देखो ये बैच 1 की थे, तो आप लोग भी एक बार नहीं हमको बोले। सर हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे सर, वो सब वेरी नहीं गुड, देख वेरी रहे थे। गुड, वाह, ओके। तो ये पॉइंट है। उसके बाद कुछ पॉइंट और है कि सर एक बार बता दीजिए ना क्या क्या आ रहा है क्लियर। बस सर आप क्लियर बता ही नहीं रहे हैं क्या क्या हाँ आएगा पता है टेस्ट ना, में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा और रेसिडेंस आएगा, दोनों चैप्टर देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, यस सर क्लियर। अब इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए अब यहां पर क्या है कि लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर यानी एम्प्लॉयर से लोन लिया, क्या वो टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में? नो, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट शैल नॉट टू बी ट्रीटेड एज सैलरी। वो सैलरी उसको हम नहीं मानेंगे। लोन और सैलरी बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। ठीक है, लोन हम लिए मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन सैलरी अगर किसी से हम लेंगे तो उस पर मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बहुत क्लियर है। सैलरी हम कहीं काम किए, हम अपना सर्विस प्रोवाइड किए, उस एवज में मुझे मिला, बट लोन किसी काम करने या कि मैंने सर्विस प्रोवाइड करने के एवज में नहीं मिलता है। तो याद रखना है, लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सैलरी। और एक है सरेंडरिंग ऑफ सैलरी। सरेंडरिंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या हुआ कि इफ एन एम्प्लॉय सरेंडर्स हिज होल सर्विस, whole salary or any part of it, the surrender salary shall be included while computing his taxable salary। अगर कोई सैलरी सरेंडर करते हैं तो उसको टैक्सेबल सैलरी फाइंड आउट करते समय हम उसको क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड करते हैं। और इफ देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द तो एम्प्लॉयर यहाँ एंड सरेंडर करने का मतलब क्या हुआ? सरेंडर करने का मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर मान लो जैसे कॉन्ट्रैक्ट किए 20 साल के लिए, और 20 साल में हमको वो बोल रहा है जो आपको हम इतना देंगे। एक एम्प्लॉयर का है क्या, जो ठीक है आप अगर 20 ईयर तक काम करोगे तो उसमें बाउंडेशन ये होता है कि आपको काम से मतलब रहता है कि आप 20 ईयर काम करने का मतलब आप 10 ही साल में उसको काम पूरा कर दो। जैसे 20 दिन का काम है, अब कहेगा 20 दिन आपका काम है, 20 दिन में आप कितना पैसा लोगे, तो सर हम इतना पैसा लेंगे, तो चलो भाई हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो भी आपका पार्ट क्या होगा, सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। यहाँ सरेंडर का मतलब ये हुआ जो एक ही पूरे काम को समाप्त करने पर जो एम्प्लॉयर ने आपको क्या किया, होल अमाउंट दिया। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, सिमिलरली इफ एम्प्लॉयर सरेंडर हिज सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ, ये इसके लिए एक एग्जाम्पशन दिया हुआ है। ठीक है, 1961 ये जो टैक्सेशन एक्ट है, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी।
ये नोट्स आज हम आप लोग को भेजेंगे, इसको थोड़ा पढ़िएगा आप लोग बढ़िया से, और इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा थ्योरी आप लोग पढ़ करके रखिएगा। ये लिखिए, पेज नंबर HW में लिख लीजिए, 79 से लेकर के 79 से लेकर के 86 तक, 79 to 86 हम पेज आज आप लोग को सेंड करेंगे। आज आप लोग इसको क्या कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, जो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे।